हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी में। फ्रेंड्स, ये टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा टीजीटी 2011 का हल प्रश्न पत्र है और इसको आज हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन से ये देखते हैं। श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीम किस प्रकार का मंगलाचरण है? श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीम किस प्रकार का मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, उपर्युक्त सभी। इसमें कौन सा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक। सीधा प्रश्न का सीधा उत्तर। हम व्याख्या नहीं देख रहे हैं, केवल प्रश्न का हल ही देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारवी की शैली में कौन सा तत्व प्रधान है? ओज प्रधान्यता, वैदर्भी रीत की प्रधान्यता, गौड़ी रीत की प्रधानता और अर्थ गौरव। तो भारवी की शैली में अर्थ गौरव की प्रधानता थी। किसकी प्रधानता थी भारवी की शैली में? अर्थ गौरव की। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो गया। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ गौरव का अर्थ है गौरव, गरिमा से युक्त बातें करना, शब्द से ज़्यादा अर्थ पर जोर देना, थोड़े से शब्दों में ज़्यादा अर्थ कह देना। क्या है भारवी की शैली का? थोड़े से शब्दों में ज़्यादा कह देना। भारवी इस शब्द का अर्थ है जिसको रवि अर्थात सूर्य की चमक भाए, भार को ढोने वाला, सूर्य की कांति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका है तीसरा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। किरातार्जुनीयम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती? गीत काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, स्रोत काव्य। संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक। कपिल देव द्विवेदी पेज 243 से है। मेघ महाकाव्य किरातार्जुनीयम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? यह महाकाव्य है। मेघदूतम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर आता है? मेघदूतम क्या है? मेघदूतम तो पढ़ चुके। मेघदूतम क्या है? ये खंड काव्य या गीत काव्य है। खंड काव्य या गीत काव्य है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग हुआ है? शार्दूल, विक्रीडितम, मंदाक्रांता, मालिनी और उपर्युक्त सभी। मेघदूतम में पूरे मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद प्रयोग हुआ है। मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है, जो इस नाम से भी विख्यात। संदेश काव्य, खंड काव्य, स्रोत काव्य, गीत काव्य। किस नाम से विख्यात है? संदेश काव्य से। नेक्स्ट है, मेघदूतम के रचयिता हैं भारवी, भवभूति, कालिदास, श्रीहर्ष। मेघदूतम के रचयिता कालिदास हैं। कालिदास की 7 रचनाएं हैं। कालिदास किसी एक विशिष्ट अलंकार के प्रयोग में अतुलनीय है। वह अलंकार है रूपक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। कालिदास उपमा कालिदास यानी कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। मेघदूतम का प्रधान रस है श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, वीर रस। मेघदूतम में श्रृंगार रस विप्रलंब श्रृंगार है। यानी श्रृंगार रस है।
मेघदूतम काव्य कितने भागों में विभक्त है? मेघदूतम काव्य दो भागों में विभक्त, एक तो पूर्व मेघ और दूसरा उत्तर मेघ में, दो भागों में विभक्त है। नेक्स्ट चलते हैं। मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा? पत्नी अपने पिता के घर चली गई थी, पति पत्नी के कुछ वैमनस्य हो गया था पति पत्नी में, अपने कर्तव्य के पालन में भूल करने के कारण शापवश, अपने कर्तव्य पालन में परदेश जाने के कारण। कौन सा है इसमें? अपने ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन इसका सी सही है, सॉरी। ऑप्शन इसका सी सही है, ठीक है, यही वाला सही है। विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास करे? उज्जैनी में, अलकापुरी में, काशी में, विदर्भ में। कहाँ निवास कर रही थी? अलकापुरी में। यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? अलकापुरी में। मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत है ऐतिहासिक, कविकल्पित, जनश्रुति पर आधारित, इनमें से कोई नहीं। ये कवि कल्पित है। इससे फ्रेंड्स आप नोट्स भी बनाते जाइएगा। इससे पुराने पेपर देखने का आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा आता है, मेघदूतम से किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यक्ष को कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना था? एक वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष, आजीवन? 1 वर्ष। विरही यक्ष कहाँ निवास कर रहा था? अलकापुरी में, मानसरोवर पर, हिमालय पर्वत पर, रामगिरी पर्वत पर। विरही यक्ष कहाँ निवास कर रहा था? रामगिरी पर्वत पर। उसे 1 वर्ष का शाप मिला था अपने कार्य में प्रमाद करने के कारण, भूल करने के कारण। नीति शतकम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? खंड काव्य। नीति शतकम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य और नाट्य काव्य। नीति शतकम एक ये मुक्तक काव्य के अंदर आता है। नीति शतकम ऑप्शन बी, ये मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। नीति शतकम के रचयिता हैं भारवी, भवभूति, भर्तृहरि, भूषण। क्या भर्तृहरि। नीति शतकम में कितने श्लोक हैं? 100। ऑप्शन सी 21 का ऑप्शन सी सही है। नीति शतकम का विषय किसी एक संप्रदाय से संबंधित है, विज्ञान पर आधारित है, आध्यात्मिक संचेतना पर आधारित है, मनुष्य मात्र को नीति कुशलता का उपदेश देने वाला है। यही ऑप्शन इसका डी सही है। नीति शतकम की भाषा है, कैसी है भाषा? क्लिष्ट, अलंकार प्रधान, अति सरल सुबोध, अति गंभीर। अति सरल और सुबोध। थोड़े से ज्ञान में स्वयं को ज्ञानी वाले मनुष्य को कौन नहीं समझा सकता? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा। नेक्स्ट चलते हैं।
अपनी अज्ञता छुपाने के लिए मूढ़जनों को एकमात्र उपाय है। क्या उपाय है? मौनालंबन, हार्यालंबन, क्रोधालंबन, प्रगल्भालंबन। अपनी अज्ञता छुपाने के लिए एकमात्र उपाय है मौन रहना, चुप रहना। स्वाभिमान और सम्मान के पात्र होते हैं राजा, धनवान, विद्वजन, राज्याधिकारी। इस क्वेश्चन का तो सभी को आंसर पता चल गया होगा। विद्वजन, विद्वान लोग ही सम्मान के पात्र होते हैं, लेकिन विद्वान उल्टा होता है। विद्वान की कोई कदर नहीं करता है और धनवान ही सब जगह पूजा जाता है। सत्संगति के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है। सत्य और सदाचरण में उसकी प्रवृत्ति होती है। मान मर्यादा और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पाप आदि से मुक्त होकर उपर्युक्त सभी सद्गुण। सत्संगति से पाप आदि से मुक्त होकर उपर्युक्त सभी गुण। धन की कौन सी गति नहीं होती? धन की भोग, नाश, दान, ये तीनों होती है। संतोष की गति नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय जनश्रुति महाराज भर्तृहरि को विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानते हैं। कालिदास के समकक्ष मानते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के समीप स्थित राज्य का राजा मानती है। विदिशा के राजा का कनिष्ठ पुत्र मानती है। भारतीय जनश्रुति महाराज भर्तृहरि को क्या माना जाता है? भर्तृहरि को विक्रम संवत क्या मानते हैं? विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानती का। महाराज भर्तृहरि की प्रमुख रचनाएं हैं नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। महाराज भर्तृहरि की तीनों रचनाएं, उपयुक्त तीनों। इसके सभी इस क्वेश्चन से आपको नोट्स बना लीजिए। भर्तृहरि की कितनी रचनाएं? 3। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। नीति शतकम अपनी योग्यता के कारण गीति काव्य है, रीति काव्य, इनमें से कोई नहीं। वक्रोक्ति काव्य है। क्या है? गीति काव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं भवभूति, कालिदास, श्रीहर्ष, भास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। भास के 13 नाटक हैं। श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम है और भवभूति का उत्तर रामचरितम। ठीक है। अभिज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञान होना, स्मरण होना, अभियान होना, पहचान होना। अभिज्ञान यानी पहचान, अभिज्ञान पहचान, अभियान पहचान। अभिज्ञान शाकुंतलम के सहित कालिदास ने कितने नाटक लिखे? 2, 4, 3, 5। कालिदास ने कितने नाटक लिखे हैं? कि विधा के अंतर्गत महाकाव्य है, नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है भाई, किस विधा के अंतर्गत आता है? नाटक है। त्रोटक विक्रमोर्वशीयम और विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है। मालविकाग्निमित्रम नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक है, ऐतिहासिक है, उत्पाद है। ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक है? 5, 6, 7, 8। अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? चौथा।
दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण के समय शकुंतला किसके ध्यान में मग्न थी? कण्व ऋषि के, सद्यः प्रसूता हरिणी के, 9 पल्लव युक्त लता के, नहीं दुष्यंत के। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या शाप दिया कि तू याद करी विद्या भूल जाएगी, तू अस्वस्थ हो जाएगी, कि तेरा पुत्र तुझे भूल जाएगा, कि तू जिसके ध्यान में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम। तू जिसके याद में ध्यान में बैठी है वह तुझे भूल जाएगा। ऑप्शन डी इसका यही आंसर था। दुर्वासा ऋषि ने शाप मोचन किस तरह बताया? 6 महीने बाद दुष्यंत को स्वतः शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। बसंत ऋतु में आम्र मंजरी देकर दुष्यंत को शकुंतला की याद आ जाएगी। किसी अभिज्ञान पहचान दिखाने से शकुंतला को का स्मरण हो जाएगा। पूर्व जन्म में दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। नहीं, किसी अभिज्ञान पहचान दिखाने से हो जाएगा स्मरण। कण्व ऋषि को अन्य किस नाम से पुकारते हैं? कण्व को काश्यप। काश्यप, कश्यप। चतुर्थ अंक की विषय वस्तु मानवीय जीवन की किस घटना पर आधारित है? बच्चे के जन्म के अवसर को, बच्चे के गुरुकुल जाने के अवसर की, बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की, मृत्युपरांत शमशान जाने के अवसर की। ऑप्शन सी। बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की। चतुर्थ अंक की विषय वस्तु मानवीय जीवन की किस घटना पर आधारित है? अर्थो ही कन्या पर की अर्थो ही कन्या पर की में कन्या की उपमा किस उपमान के साथ दी गई? कमलिनी के साथ, धरोहर के साथ, चांदनी के साथ, ब्याज के साथ। ऑप्शन सी। धरोहर के साथ कन्या की उपमा दी गई। किसके साथ दी गई उपमा? धरोहर के। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते समय कवि कालिदास की किस मौलिकता के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन गया? शकुंतला जैसी प्रकृति पुत्री को प्रेम करने के कारण, भारतवर्ष के वीर सम्राट की छवि प्रस्तुत करने के कारण, दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण, पहचान के रूप में अंगूठी देने के कारण। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते समय कवि कालिदास की मौलिकता के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन गया। ऑप्शन नंबर 45 का कौन सा होगा? दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण। दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के साहित्य की सभी विधाओं में से सर्वाधिक रम्यतापूर्ण विधा है? महाकाव्य, गीत काव्य, कथा, नाटक। उत्तर रामचरितम के रचयिता है कवि भास, कालिदास, विशाखदत्त, भवभूति। उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं कालिदास, कवि भास, विशाखदत्त, भवभूति। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? पता कर लो कौन सी नहीं है, देखते हैं। प्रतिमा नाटकम, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम, महावीर चरितम। आपको नोट्स एक बनाना चाहिए शॉर्ट में। महाकवि भवभूति की रचनाओं कौन कौन सी रचना है इसमें नहीं पूछा है, तो नहीं, तो ये प्रतिमा नाटकम नहीं है। बाकी तीनों 1, 1,
उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम, ये तीनों रचनाएं हैं भवभीत की। एक शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन ये है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाए। उत्तर रामचरित नाटक रामायण के पूर्वार्ध पर आधारित है, उत्तरार्ध पर आधारित, संपूर्ण रामायण पर आधारित है, रामायण के एक अंश पर आधारित है। तो ये रामायण के उत्तरार्ध पर आधारित है। उत्तर रामचरित का प्रधान रस है श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस। यहाँ पर करुण रस है कि जब राम ने सीता को त्याग दिया था, सीता राम से दूर हुई, तभी दो पुत्रों का जन्म हुआ, माँ गंगा ले गई उन्हें, तो इस सारी घटना में पूरा दुख ही दुख रहा, तो यहाँ पर करुण रस है। उत्तर रामचरित में अंक की गिनती है 5, 6, 7, 8। उत्तर रामचरितम और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना है। क्या कल्पना? छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन, लक्ष्मण व सीता का मिलन, वाल्मीकि आश्रम को छोड़कर सीता का दंडकारण्य में प्रवेश, इनमें से कोई नहीं। 52 का कौन सा सही है? राम छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनर्मिलन। छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र कौन था? भागीरथी, मुरला, तमसा, इनमें से कोई नहीं। तमसा, तुमसा, तमसा। दंडकारण्य राम कितने वर्ष बाद आए थे? 10 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद दंडकारण्य में आए थे राम। उत्तर दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूत ने तृतीय अंक में वर्णित किया है? राम के साथ हमेशा वासंती रहती थी। तमसा को वासंती को, मुरला को भागीरथी को। वासंती को, क्योंकि राम वासंती और सीता तमसा। वासंती सीता की सखी है। तृतीय अंक ने सीता वियोग जन्म शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः चेतना कैसे प्राप्त की? भागीरथी के जल स्पर्श के द्वारा, वासंती के सांत्वना भरे वचनों द्वारा, लव कुश का दर्शन प्राप्त करने के द्वारा, छाया सीता के हाथ से स्पर्श द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाहा प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य? तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर बहाना ही एकमात्र संरक्षक उपाय होता है। तालाब को भरने के लिए जल को बाहर से डालना ही उपाय होता है। तो अधिक भर जाने पर बाहर का पानी रोक देना ही उपाय। तीनों ही अर्थ सही है? नहीं। ऑप्शन इसका कौन सा सही? ऑप्शन इसका ए सही है। तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर बहाना ही एकमात्र। यानी राम को जब सीता का बहुत अधिक दुख हुआ, उनको अंदर अंदर घुट रहे थे, तो उनका यानी रोना, जो अंदर उनके आंसुओं के द्वारा आंसू बहना, उनका तो दर्द निकल जाता है। उसी के लिए कहा कि अगर ज़्यादा भर गया है तो बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। संस्कृत के संख्यावाचक शब्दों के अनुसार 15 को कहते हैं पंच, 10, 15। 50, 55, इनमें से कोई नहीं। पंच 10 है। 80 की संख्या को संस्कृत में कहते हैं अशीति। 10, अष्टाविंशति, अष्टाशीति, अशीति, अशीति। 19 को हिंदी में क्या कहते हैं? 120, 21, 19, 20। 19 यानी 20 में एक कम, कितना होगा? 19। ऑप्शन इसका डी सही होगा।
पंचाशत को हिंदी में क्या कहते हैं? 700। पंचाशत को हिंदी में क्या कहते हैं? 50। 100 + 5 क्या हो? 50। इसको ऐसे 100 + 5। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में इको एड़त सूत्र से संधि हुई? प्रत्येक, परोपकारा, भवनम, अत्र। प्रतिधन एक। यड़ संधि पूछ रहा है। इको एड़च, इकोया, प्रति, ई आया। ऑप्शन ए इसका सही है। आद गुणा से निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि हुई है? गंगा धन उदकम, आ प्लस उ बराबर ओ, गंगोदकम। गुण संधि है। नेक्स्ट देखते हैं हम। संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ होता है स्वर, अनुनासिक, व्यंजन, अनुनासिक। क्या होता है हल का अर्थ? व्यंजन। हल संधि होती है जब स्वर के बाद व्यंजन आए, स्वर के बाद स्वर आए, व्यंजन के बाद व्यंजन आए, तब हल संधि होती है। उज्ज्वल शब्द में कौन सा वर्ण समीप आने पर संधि हुई है? उद प्लस ज्वल, द। समास का अर्थ है, समास का क्या अर्थ है? समास सहित संक्षिप्तीकरण, समान आस वाला, इनमें से कोई नहीं। संक्षिप्तीकरण। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद होता है। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रत्यय, संख्यावाचक, उपसर्ग, अव्यय। अव्ययी पहला पद अव्ययी होता है। अव्यय। द्विगु समास का प्रथम पद होता है संख्यावाचक, विशेषण, उपमानवाचक, इनमें से कोई नहीं। संख्यावाचक। अन्य पद प्रधान जिस समास में होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। अन्य पद बहुव्रीहि समास होता है। समान अधिकरण तथा व्यधिकरण किस समास के भेद हैं? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के। इसको दोस्तों इसको 2 पार्ट में करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम कल लेके आएंगे। और हमारा पढ़ाया वो समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।